गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन रक्त समूह के आनुवांशिक महत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो ब्लड ग्रुप होता है उस ब्लड ग्रुप का जो समूह होता है उसका आनुवांशिक महत्व क्या है, जिसमें अपन ने 2-3 टॉपिकों के बारे में डिस्कस भी कर लिया था। और उसका एक लास्ट टॉपिक था, लास्ट इम्पोर्टेंस था कि पैतृक संबंधित विवादों को हल करने में ब्लड ग्रुप का आनुवांशिक महत्व होता है। अब हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पैतृक संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निवारण, उनका निदान, उनका जो समाधान होता है वो आनुवांशिकी महत्व ब्लड ग्रुप के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन यहाँ आनुवांशिक महत्व जो ब्लड ग्रुप का होता है उसके द्वारा जो पैतृक संबंधी विवाद होते हैं उन विवादों को किस प्रकार से हल किया जाता है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, एक शिशु है जिस शिशु का ब्लड ग्रुप है बी। एक शिशु है जिसका ब्लड ग्रुप है बी। मैं एक चीज क्वेश्चन कर बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है कि एक शिशु है, एक शिशु का रक्त समूह है, रक्त समूह है बी है। एक शिशु का रक्त समूह बी है। दो दंपति इस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। दो दंपति इस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। अर्थात दो दंपति ये बोल रहे हैं कि ये जो शिशु है वो मेरा है। प्रथम दंपति ये बोल रहा है कि ये शिशु मेरा है और दूसरा दंपति भी यही बोल रहा है कि ये शिशु मेरा है। ऐसी स्थिति में उस विवाद को हल करने के लिए अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि जो दंपति है उन दोनों दंपतियों का ब्लड ग्रुप क्या है। तो आपको बताया जाता है कि अधिकार जमा रहे हैं जिसमें प्रथम दंपति में नर का रक्त समूह है ओ है। प्रथम दंपति जो है उसमें जो नर है, जो पुरुष है, उसका रक्त समूह तो क्या है, ओ है। जबकि रक्त समूह ओ व मादा, जिसे अपन महिला भी बोल सकते हैं, का रक्त समूह है, इसको अपन यहाँ कर लेते हैं महिला और यहाँ कर देते हैं पुरुष। पुरुष का रक्त समूह ओ है व महिला का रक्त समूह है ए बी है। दो दंपति हैं जिसमें पहले वाले दंपति में जो पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप तो ओ है और जो महिला है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। दूसरा जो दंपति है उस दूसरे दंपति में पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। जबकि दूसरे दंपति में पुरुष का रक्त समूह है। दूसरा जो दंपति है उस दंपति में पुरुष का रक्त समूह है बी है व महिला का जो रक्त समूह है वो ए है। पुरुष का रक्त समूह बी है, बी व महिला का रक्त समूह है ए है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक समस्या है एक तरीके से कि एक शिशु है उसका ब्लड ग्रुप बी है। दो दंपति इस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। पहला जो दंपति है उसका ब्लड ग्रुप है ओ, पहला जो दंपति है उसमें जो पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, जो महिला है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी।
दूसरा दंपति है, उस दूसरे दंपति में जो पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप बी है और जो महिला है उसका ब्लड ग्रुप है ए। ऐसी स्थिति में जब दो दंपतियों के अंदर पहले वाले दंपति जो हैं उनमें होने वाली संतानों के अंदर यदि हम ये देखें कि उसके संतानों में ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं कौन कौन सी बन सकती है, तो अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ इसका अपन सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि इन दोनों दंपतियों में संतानों में रक्त समूह होने की संभावना निम्न हो सकती है। निम्न संभावना हो सकती है। प्रथम दंपति की अगर हम बात करें तो अपन ने मेंडल के जो प्रयोग पढ़े थे एकल संकर संकरण का, उस आधार पे अपन संकरण करा के देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो किस प्रकार का हो सकता है। प्रथम दंपति में यदि हम बात करें तो प्रथम दंपति में जो पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप है आपके ए, पुरुष का ब्लड ग्रुप है ओ, और जो महिला है उस महिला का ब्लड ग्रुप है ए बी। अब अपन जीनीय संरचना की बात करते हैं जिसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उस ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो ओ होता है उसमें जीन कैसा होता है, बी होता है उसमें कैसा होता है। तो यहाँ अपन देखें तो ओ के अंदर जो ब्लड ग्रुप के अंदर जो जीन होता है वो आई ओ होता है, इसके अंदर होता है आई ए और आई बी होता है। इसका जब युग्मन होता है तो ये संकरण जब होता है तो आपने पढ़ा था कि 13 14 पहले को इससे फिर इसको इससे फिर इसको मिलाएंगे अपन 23 और ये हो गया आपके 24। मेंडल के संकरण के नियम प्रयोग पढ़े थे, वहाँ पे अपन इसके बारे में डिस्कस किया था। दोबारा से इसको समझिएगा। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 और इसको 4। 1 को मिलाना है 3 से 13, 1 को मिलाना है 4 से 14, फिर 2 को मिलाना है 3 से मतलब 23 और इसको इससे मिलाना है मतलब 24। इस प्रकार से इसको मिला के अपन ये संकरण करवा लेंगे और नीचे जहाँ से जो मिल रहे हैं उस आधार पे अपन नोट कर देंगे। इधर देखो बच्चों I0 और इधर से ये जो लाइन आ रही है वो आ रही है I1 से। इधर अगर हम इसकी बात करें तो इधर आएगा I0 और इसके साथ आएगा आपके IB। इधर हम बात करें तो ये IA और I0 होगा और इधर भी बात करें तो IB और I0 होगा। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो इसके जो संतति होगी उस संतति में 2 संभावनाएं बनती हैं। उसका ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या बी। तो इसकी जो संतानें होगी उन संतानों का रक्त समूह है ए या बी हो सकता है। इधर देखो बच्चों, इधर क्या है आपके ए है, इससे ब्लड ग्रुप ए बनेगा, इससे बी बनेगा, इससे ए बनेगा, इससे बी बनेगा। तो संतानों का रक्त समूह ए या बी हो सकता है प्रथम दंपति की स्थिति में। दूसरे वाले दंपति की अगर हम बात करें तो दूसरे दंपति की यदि हम बात करें तो दूसरे दंपति में जो पुरुष है उसका जो रक्त समूह है वो है बच्चों, दूसरे दंपति में पुरुष का रक्त समूह है बी है। इसी प्रकार जो महिला है उस महिला का जो रक्त समूह है वो है ए। महिला का रक्त समूह ए है और पुरुष का जो रक्त समूह है वो है बी। अगर हम इसकी जीनीय स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे होगा IB I0 और इसके होगा बच्चों IA और I A और I0। ये देखो बच्चों, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप के अंदर इस स्थिति के अंदर जो
रक्त समूह बनेगा उसको एक बार आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अंदर क्या होगा कि आपके रक्त समूह इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे मिलाना है और इसको फिर मिलाना है आपको इससे। अब यहाँ जो संभावना बन रही है वो देखो बच्चों आप IA B। इधर देखो बच्चों इसके साथ है आपके IA और IB। इधर देखो IA I0। यहाँ पे आपके दो संभावनाएं बनती हैं, संतानों का रक्त समूह AB या A हो सकता है। मतलब इस स्थिति के अंदर इसकी जो भी संतानें होगी उसका ब्लड ग्रुप या तो AB होगा या A होगा, और इस दंपति की जो संतानें होगी उसका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या B होगा। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें तो केवल पहले वाले जो दंपति है उस पहले वाले दंपति की संतान में ही ब्लड ग्रुप B होने की संभावना बनती है, क्योंकि शिशु का ब्लड ग्रुप B है और शिशु का जो ब्लड ग्रुप B है वो अपन अगर देखें तो प्रथम जो दंपति है उसी के संतान ऐसी हो सकती है जिसका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, जबकि दूसरे वाला जो दंपति है उसकी संतान ऐसी नहीं हो सकती जिसका ब्लड ग्रुप बी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ए बी या फिर ए ब्लड ग्रुप वाली ही संतान मिलेगी। इस आधार पे हम इस पैतृक विवाद को सुलझा के ये कह सकते हैं कि ये जो शिशु है वो प्रथम दंपति का है और दूसरे वाला जो दंपति है वो नाजायज तरीके से, गलत तरीके से उस शिशु पर अपना अधिकार जमा रहा है। तो अपन इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। इसका जो परिणाम होगा वो परिणाम ये होगा कि शिशु किसका होगा, शिशु प्रथम दंपति का होगा, अर्थात शिशु के ऊपर जो अधिकार होगा वो किसका होगा, प्रथम दंपति का ही होगा। दूसरे वाले दंपति की संभावना हो ही नहीं सकती कि उसकी जो संतान है वो ब्लड ग्रुप बी वाली हो। इस प्रकार से जो पैतृक संबंधी विवाद होते हैं उन विवादों को हल करने में जो ब्लड ग्रुप है उसका उपयोग किया जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि आगे अगला टॉपिक क्या है इसमें। अगला टॉपिक है बच्चों अंगदान व देहदान। अंगदान व देहदान क्या होता है, क्यों उपयोगी है, क्यों अपने को करना चाहिए, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो टॉपिक है अंगदान व देहदान। देखो बच्चों, अंगदान और देहदान की यदि हम बात करें तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपण के लिए किसी जीवित व्यक्ति से या फिर किसी मृत व्यक्ति के शरीर से उसका उत्तक या जो अंग होता है उस अंग को दान कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है, तो इसे अंगदान कहते हैं। अर्थात कभी किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी से या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति का जो अंग होता है वो खराब हो जाता है, कोई उत्तक जो होता है वो खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी स्वस्थ व्यक्ति से, अब वो जीवित भी हो सकता है या मृत भी हो सकता है, उस व्यक्ति से अंग या उत्तक निकालकर उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देना ही अंगदान कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को अपन नोट करते हैं कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को
जीवित या मृत व्यक्ति का ऊतक या अंग दान कर देना अंगदान कहलाता है। किसी व्यक्ति को दान कर देना ही क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या जीवित व्यक्ति को ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी जीवित व्यक्ति से या फिर जो मृत व्यक्ति का अंग है उसको दान कर देना ही अंगदान कहलाता है। दूसरा होता है अपना देहदान। देहदान की भी यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, किसी व्यक्ति की मृत्यु जब हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो उसका शरीर होता है वो शरीर कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है, उसको जला दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है। उसके बाद उसका शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि उस पूरी बॉडी को ही, अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जो बॉडी है उसको ही पूरी को ही दान कर दिया जाए, उसके सभी अंग दान कर दिए जाएं, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दे दिए जाएं, या फिर कोई संस्थान ऐसी है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसको दान दे दिया जाए मेडिकल स्टूडेंट की प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अपन देहदान। अर्थात पूरी बॉडी को ही दान कर देना, मृत्यु के बाद पूरी बॉडी को ही दान कर देना देहदान कहलाता है। जबकि जीवित या मृत होने के बाद किसी व्यक्ति का अंग विशेष या ऊतक जो है वो दान किया जाता है, उसे अंगदान कहा जाता है। तो अपन यह नोट करते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका संपूर्ण शरीर दान कर देना ही देहदान कहलाता है। संपूर्ण शरीर को दान कर देना ही क्या कहलाता है? देहदान कहलाता है। अब अपन ये देखते हैं बच्चों कि जो अंगदान होता है या जो देहदान होता है उसका क्या महत्व होता है, क्यों वो उपयोगी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ हेडिंग नोट कर लेते हैं कि अंगदान व देहदान का महत्व। अंगदान व देहदान का महत्व। अंगदान व देहदान के महत्व की बात करें तो सबसे पहला जो महत्व है बच्चों वो ये है कि जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वो प्रकृति की सबसे अनुपम कृति है, सबसे श्रेष्ठ कृति है, सर्वोत्तम कृति है। लेकिन फिर भी ये अस्थायी होता है, अर्थात स्थायी नहीं होता है। सृष्टि की सबसे सर्वोत्तम जो कृति है पृथ्वी के अंदर, प्रकृति के अंदर, वो मनुष्य है। सर्वश्रेष्ठ कृति है, लेकिन फिर भी वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। अंगदान के द्वारा मनुष्य के जो शरीर होते हैं, उस शरीर के जो अंग होते हैं, उन अंगों को मृत्यु के बाद भी एक तरीके से जीवित रखा जा सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति की किसी कारणवश यदि जल्दी मृत्यु हो गई है और उसके जो अंग हैं वो सुरक्षित हैं, उसकी बॉडी है वो ठीक ठाक है कंडीशन में, तो उसकी जो बॉडी है उसको दान करके हम उसके अंगों को किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा ज़रूरतमंद व्यक्ति जो होता है उस अंगों की सहायता से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो कृति है वो अस्थायी होने के बाद भी स्थायी बनी रह सकती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करें कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अंग या देह दान कर देने से उसका शरीर या अंग आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति में
जीवित रह सकता है। कहने का मतलब अपन यदि उसको जला देंगे, नष्ट कर देंगे, दफना देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के शरीर में वो प्रवेश करवा दिए जाते हैं, अंग लगा दिए जाते हैं, प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के से वो जो अंग होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, लोगों को उसका फायदा मिलता है और जो व्यक्ति है उसका जो अंग है वो भी एक तरीके से कुछ समय के लिए जीवित रह जाते हैं। देखो बच्चों, एक जो बॉडी होती है, एक डेड बॉडी होती है, एक जो मृत शरीर होता है, उस मृत शरीर को यदि दान कर दिया जाता है तो दान करने के बाद कम से कम 50 व्यक्तियों को जीवन दान मिल सकता है। अर्थात एक जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, जो अब किसी काम का नहीं है जलाने दफनाने के अलावा, तो अगर हम उसे दान कर देते हैं तो दान करने के बाद वो कम से कम 50 व्यक्तियों को जीवन दान दे सकता है। 50 ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें कई अंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उन अंगों को हम ट्रांसप्लांट करके उन 50 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचा सकते हैं एक डेड बॉडी से। इसीलिए ध्यान रखने की बात है कि एक जो डेड बॉडी होती है, एक मृत शरीर होता है, वो 50 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचा सकता है। इस प्रकार से वो एक इंसान 50 लोगों को ज़िंदगी देके फिर संसार से जा सकता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि एक मृत शरीर से 50 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। कम से कम 50 लोगों की ज़िंदगी एक डेड बॉडी के द्वारा बचा ली जा सकती है। इसका महत्व ये इस स्थिति में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब भारत जैसे देश के अंदर अंग जो प्रत्यारोपण के लिए लोग जो हैं उनको ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनको अंगों की आवश्यकता है प्रत्यारोपण के लिए, लेकिन फिर भी उनको कम मात्रा में अंग मिलते हैं और कम अंग जो होते हैं प्रत्यारोपण के लिए नहीं मिलने के कारण ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश के अंदर देहदान व अंगदान की महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंगों की आवश्यकता जो होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों को होती है और अंगदान और देहदान जो होता है वो बहुत कम लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 50,000 लोगों को हृदय और 5,05,000 लोगों को यकृत की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम इसका वास्तव में आवश्यकता के आधार पर अंगदान किए गए अंगों की अगर हम बात करें तो लगभग 7,80,000 के लगभग गुर्दे प्राप्त होते हैं अंगदान के द्वारा। इसके अलावा 10 से 15 लाख के बीच जो हृदय होते हैं वो प्राप्त होते हैं और केवल 700 लीवर जो होते हैं, यकृत होते हैं, वो अंगदान के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए बहुत कम मात्रा के अंदर अंगदान के द्वारा अंग भारत के अंदर प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अंगदान की और भी ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ नोट करें कि भारत जैसे देश में अंग प्रत्यारोपण के लिए ज़्यादा अंगों की आवश्यकता होती है, जबकि आवश्यकता से बहुत कम अंग व्यक्ति को प्राप्त अंगदान के द्वारा प्राप्त होते हैं।
बहुत कम मात्रा में अंगदान के द्वारा जो अंग होते हैं वो प्राप्त होते हैं, जबकि आवश्यकता जो होती है अंगदान की वो बहुत ज़्यादा होती है। देखो बच्चों, यदि हम बात करें तो मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी जो आंखें होती हैं वो 6 से 8 घंटों तक उसके शरीर के अंदर स्वस्थ रहती हैं। यदि उस 6 से 8 घंटे के अंदर उस आंखों को उस डेड बॉडी से निकालकर किसी दूसरी बॉडी में प्रवेश करवा दिया जाता है तो वो आंखें काम में आ जाती हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आंखें किसी काम की नहीं रहती हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे तक मनुष्य की आंखें दान करने योग्य होती है। 6 से 8 घंटे के बीच मृत्यु के बाद जो दान करने योग्य आंखें होती है, उसके बाद जो आंखें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों, देहदान की महत्वता इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, चिकित्सा के जो विद्यार्थी होते हैं, जो भावी डॉक्टर होते हैं, उनको शोध कार्य के लिए देहदान की, देह की अर्थात डेड बॉडी की आवश्यकता होती है, जिससे वो उस पर प्रैक्टिस कर सकें और भविष्य के अंदर एक अच्छे डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर सकें। इसलिए उनके शोध कार्य के लिए, डॉक्टर्स के शोध कार्य के लिए, विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्सों के लिए देहदान की महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शोध कार्यों एवं ज्ञानार्जन के लिए देहदान की महत्ता और बढ़ जाती है। देहदान की जो आवश्यकता होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो विश्व के अंदर 13 अगस्त के दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका कारण यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाया जा सके कि वो अपने देह से, अपने अंग से किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं, उनको देहदान और अंगदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि 13 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस जो होता है वो प्रतिवर्ष 13 अगस्त के दिन मनाया जाता है ताकि लोगों